नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस पाथ ऑनलाइन की इस वीडियो में। देखिए, हम करंट अफेयर का भी रिवीजन शुरू कर रहे हैं। ठीक है। यूपी पीसीएस 2025 और समीक्षा अधिकारी के पेपर और बीपीएससी प्रीलिम्स, तीन पेपर को टारगेट करते हुए कर रहे हैं। बीपीएससी प्रीलिम्स जो सितंबर में होगी। ठीक है। समीक्षा अधिकारी आर जो जुलाई में होगी, और यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स जो होगा अक्टूबर में। ठीक है। इन सब को टारगेट करते हुए हम चल रहे हैं, और हम जो है हर तरह की क्लासें देने की कोशिश कर रहे हैं। हर तरह क्लासें देंगे, आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। तो हमारे टेलीग्राम जो चैनल है सक्सेस पाथ ऑनलाइन, उसको आप ज्वाइन करिए और नोट्स जो है लीजिए और तैयारी करिए। तो आज हम ये रिवीजन का ही चरण चल रहा है। इसमें हम जो है जो सार है उसको जो है मेन पॉइंट देखते हुए चलेंगे। देखिए, वैसे तो बजट नया आ गया है, लेकिन जो पेपर की मांग होती है ना, जैसे मान लीजिए पहला टॉपिक में मैंने रिवाइज करा, छोटी छोटी चीज़ें इसमें से पुट आउट करते चलेंगे। छोटी छोटी चीज़ें पुट आउट करेंगे ताकि हम क्वेश्चन जब उस समय आए तो कठिन से कठिन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है। तो ये तो ऐसे 24-25 का जो बजट आया था इलेक्शन के बाद, वो वाला है, इसमें दिया हुआ है। लेकिन अभी जब करंट रिवाइज करेंगे आगे चल के, तो हम जो नया बजट आया था उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, जो भी फरवरी में आया है ना। तो ये पूरे सिस्टम बनाएंगे। आप नोट्स लेके रहते रहिए और इम्पोर्टेंट चीज़ें नोट करते रहिए अपने नोट्स में। बस इतना आपको करना है और कुछ नहीं करना, बाकी सारा काम हमारा है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 24-25 का जो बजट आया था, ये कब आया था? तो देखिए, ये 23 जुलाई को आया था। इसमें एक जीके क्वेश्चन बनेगा। देखो, ये बनेगा कि लगातार सातवां जो है केंद्रीय बजट है, ये अंतरिम बजट सहित अगर कहा जाए तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का। ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो बजट दिया है, 10 बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड किसके पास है? मोरारजी देसाई के पास में। ठीक है। और अंतरिम बजट 4 समूहों में दिया गया था, वही सेम इसमें फिर इन्होंने इलेक्शन के बाद वाले बजट में भी दिया था। तो गरीब, महिलाएं, युवा और कल्याण, अन्नदाता, युवा कल्याण और अन्नदाता, ये 4 केंद्रित किया हुआ था। ठीक है। और ये नए बजट में इसके बारे में बात की थी। यहाँ पे तो ये दिया हुआ है। अब देखो, यहाँ पे एक कंसेप्ट आया अंतरिम बजट का। अंतरिम बजट का ना, अंतरिम बजट वो होता है इलेक्शन से जो इलेक्शन के पहले तक का जो बजट का टाइमिंग था। जैसे मान लीजिए फरवरी में बजट आया, फरवरी से इलेक्शन तक के बीच का जो खर्चा था, उसका जो बजट दिया था उसको अंतरिम बजट बोला गया। तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन बन जाता है। अब आगे देख लेते हैं। इसमें केवल इतना ही देखना, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें तो नए बजट में आ जाएंगी ना, तो इसमें आपको कुछ नहीं देखना है, क्योंकि सारा चेंज ही हो गया है। स्कीम्स वगैरह जैसे पुरानी स्कीम्स जो थी वो देखना पड़ेगा। ठीक है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश को शामिल करते हुए प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध पूर्वी भाग में बहुमुखी विकास के लिए पूर्वोदय नामक योजना की घोषणा उस बजट भाषण में की गई थी। वहाँ इंडियन पेमेंट्स बैंक की भी 100 से अधिक स्थापना करनी थी उसकी शाखाओं की। ठीक है। और घोषणा क्या किया हुआ था उस बजट में? 24-25 वाले में 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया मुद्रा ऋणों की सीमा को। ठीक है। तरुण श्रेणी वाले को। ठीक है। और बिहार को उस समय काफ़ी चर्चा में था कि बिहार को जो काफ़ी बजट में इम्पोर्टेंट दिया गया था। तो वहाँ पे गया में विष्णुपद मंदिर और बोध गया में महाबोधि मंदिर को विश्वस्तरीय तीर्थ स्थल बनाने की बात करी गई थी। राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित करने की बात की गई थी। ये सब चीज़ें हैं। बिहार पीसीएस भी कॉन्सेप्ट में हम लेके चल रहे हैं, तो ज़रूरी है कि हम इसकी चर्चा करते चलें। बीच में देखिए, एक कंसेप्ट और आया था, एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू करने का बजट प्रस्ताव था। 18 सितंबर 2024 से इसे शुरू भी कर दिया गया था ना। ठीक है। तो ये पूछा जाएगा, एनपीएस वात्सल्य जो है वो आपका 18 सितंबर 2024 से शुरू किया गया था। और इसमें जो है छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए अकाउंट खोला जाएगा एनपीएस का। ठीक है। और वयस्कता की आयु होने पर इस योजना को सहज रूप से एक समान एनपीएस खाते में बदला जा सकेगा। तो एनपीएस वात्सल्य कब से चालू हुआ? 18 सितंबर 2025 से। क्वेश्चन पीसीएस में इसी तरह से आते हैं, और क्या, देखते हुए चलना पड़ता है। बाकी ये तो डाटा कोई मतलब है नहीं, क्योंकि नए डाटा सारे आएंगे।
हाँ, ये चीज़ देख सकते हैं एक बार परसेंटेज का, क्योंकि बदलता नहीं है। तो जो पैसा आता है कहाँ से आता है, तो 27% जो आता है उधार से आता है, इनकम टैक्स से 19% आता है, जीएसटी से 18% आता है, और कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है कॉर्पोरेशन वाला, उससे 17 पैसे आता है। ये सीरियल से आपको पढ़ना है, क्योंकि इसी तरह से वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। खर्चा कहाँ होता है, पेंशन में 4% जाता है, आर्थिक सहायताओं में 6% जाता है, सबसे ज़्यादा पैसा जाता है 21% कर और शुल्क में जो राज्यों को हिस्सा दिया जाता है सेंट्रल बजट से। ब्याज अदायगी में 19% जाता है, और सेंट्रल सेक्टर की जो स्कीम्स होती है उसमें 16% जाता है। तो इसको घटते क्रम में अगर देखेंगे तो ये होगा पेंशन, आर्थिक सहायता और डिफेंस स्कीम्स जो हैं सारी की सारी, ठीक इस तरह से होगा। डिफेंस में 8% जाता है, ठीक है। और अगर बढ़ते हुए क्रम में देखेंगे तो ये होगा, घटते हुए क्रम में देखेंगे तो ये होगा आपका ब्याज अदायगी केंद्र क्षेत्र की योजना, वित्त आयोग का अंतरण, इस तरह से। बाकी डाटा किसी काम का नहीं है, आगे देख लेते हैं। ये सारे डाटा जो है पुराने हैं। परसेंटेज देख लिए, प्रभावी राजस्व घाटा का 0.6% रहने की बात करी गई थी उस बजट में। ये आर्थिक समीक्षा बन के आता है, थोड़ा सा चेंज होके। फिर उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट में 50,000 करोड़ जुटाने का लक्ष्य किया गया था। डिसइन्वेस्ट मतलब सरकारी चीज़ों को बेच के जो पैसे इकट्ठा करा जाएगा, चेंज करके ना। राजकोषीय घाटा को 6% रखने का रखा गया था, बाद में 5.6% कर दिया था, 5.9 को। अब आगे देख लेते हैं, तो ब्लर हो गया पूरा, ये तो किसी काम का ही नहीं है। अगला स्कैन फिर से है। सब्सिडी सबसे ज़्यादा किस में दी गई थी, तो 47% खाद्य सब्सिडी थी, फिर 38% जो थी उर्वरक थी, और ब्याज भुगतान को 7% दिया हुआ था। जो धनराशि दी गई सबसे ज़्यादा किसको दी गई थी, तो सबसे ज़्यादा दी गई थी 2 लाख कितना है, 5,250 है ना, ये रहा, पीएम गरीब कल्याण योजना को दी गई थी। और उसके बाद ये देखिए 86,000 करोड़ मनरेगा को दी है, 70,163 जल जीवन निगम को, पीएम पोषण को 12,467, पीएम किसान को 60,000 करोड़ रुपए दी गई थी। इस तरह से है ये सारा सारा, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट अब नहीं रह गया। आगे चल के हमारा नया बजट आया वो उसको रिवाइज करेंगे, एक वीडियो अलग से आएगा। टॉपिक बस छोड़ना नहीं, कोई चीज़ देखते चलना है बस। चलिए, अब देखिए करंट आ गया। आर्थिक समीक्षा तो और पुराना हो गया, आर्थिक समीक्षा तो कोई काम ही नहीं रहेगा, क्योंकि नया इकोनॉमिक सर्विस जो अभी आएगा, इसी बजट में जो आया हुआ है वो पढ़ना पड़ेगा हमें ना। तो इसलिए इसको मैंने ब्लर ही कर दिया, इसको निकाला ही नहीं, स्कैन नहीं किया। आगे देख लीजिए, 2024-25 में भारत के राज्य की राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य कौन सा था, महाराष्ट्र था, ठीक है। महाराष्ट्र है, फिर तमिलनाडु है, फिर कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन, इसमें अगला टॉपिक ये है कि अगला जो ये करंट अफेयर बना है, अमूल दुनिया का सबसे मजबूत खाद्य डेयरी ब्रांड बना हुआ है। तो ब्रांड जो है, अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा मजबूत डेयरी ब्रांड कौन सा है, तो अमूल है दुनिया का। इसको किसने बताया था, ब्रांड फाइनेंस फूड एंड ड्रिंक 2024 की रिपोर्ट आई थी, उसमें उन्हें अमूल को दुनिया का सबसे मजबूत अधिक जो है खाद्य डेयरी ब्रांड बताया है। नेस्ले जो है के साथ में बनाया हुआ है इसको, ठीक है। नेस्ले कहाँ की कंपनी, स्विट्जरलैंड की कंपनी है। बस इतना ही पढ़ना है, इसमें कुछ नहीं पढ़ना। किताबें में ज़्यादा दिया नहीं होता, डिटेल्स होती है हर एग्जाम के, अलग अलग होते हैं ना, मांग इसलिए दिया हुआ। बाकी जो अपने काम का वो देखना है, आगे चलते चलना है बस। नीति आयोग का पुनर्गठन हुआ है, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका पुनर्गठन हो गया 16 जुलाई 2024 को, ये क्वेश्चन आ सकता है। और इसके जो है पूर्वकालिक सदस्यों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, ठीक है। कुछ परिवर्तन किया गया है पदेन सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्यों में, इस कर दिया गया, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष तो पीएम ही होते हैं, पदेन अध्यक्ष। उपाध्यक्ष सुमन के पेरी को बनाया गया है, ठीक है। पूर्वकाल सदस्यों को तो चेंज नहीं किया गया, बीके सरस्वती, अरविंद बिरमानी, रमेश चंद्र और वीके पॉल, ये हैं। पदेन सदस्य में है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री, और निर्मला सीतारामन जो वित्त मंत्री हैं वो।
तो ये चीज़ें मतलब एक बार एक रीडिंग में होनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें से, गलत नाम देख के पूछा जाता है इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपको ये एक बार रीडिंग करना पड़ेगा। आमंत्रित सदस्य में नितिन गडकरी हैं, जेपी नड्डा हैं, एच डी कुमारस्वामी हैं, और जीतन राम मांझी, और राजीव रंजन, लल्लन सिंह, वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय मंत्री, के राम मोहन नायडू, जुवेल ओराम, अन्नपूर्णा देवी, चिराग पासवान और राव इंदरजीत सिंह। ये सारे लोग हैं इसमें। अगला देख लेते हैं क्या करंट अफेयर है। देश के 19 राज्यों में 12 नए औद्योगिक स्मार्ट सिटी बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कार्यक्रम आया था नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अंतर्गत 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी बनाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश में 2-2 पार्क स्वीकृत किए गए हैं। उत्तराखंड, पंजाब, बिहार, राजस्थान, केरल और तेलंगाना और महाराष्ट्र में 1-1 पार्क बनाया जाएगा। 2-2 पार्क कहाँ बनेगा? उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, 12 पार्कों का निर्माण जो होगा, देखो, उत्तराखंड के खुरपिया में होगा, उत्तर प्रदेश के आगरा और प्रयागराज में, पंजाब के राजपुरा और पटियाला में, महाराष्ट्र के दिघी में, केरल के पलक्कड़ में, बिहार के गया में और तेलंगाना के जहीराबाद में, आंध्र प्रदेश के ओरवावक्कल और कोपरती में, राजस्थान के जोधपुर और पाली में। तो इसमें हम यूपी बिहार की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें देखना है उत्तर प्रदेश के आगरा प्रयागराज में, बिहार के गया में। ठीक है, दुनिया की 10 सर्वाधिक धनाढ्य महिलाओं की फोर्ब्स ने सूची जारी की। फोर्ब्स एक फर्म है यूएस का, उसने एक सूची जारी करी है जिसमें 10 धनी महिलाओं की सूची जारी की है। इसमें भारत की एकमात्र महिला जो है वो सावित्री जिंदल, जो जिंदल स्टील वाले हैं, उनकी जो अध्यक्ष है वो है। ठीक है, और जो पहले स्थान पर है वो है फ्रेंकोइस बेटनकोर्ट, जो कि लोरियल पैलेस करके कंपनी है ना, कॉस्मेटिक ब्रांड की, उसकी जो संस्थापक हैं। तो ये पहले स्थान पर हैं और सावित्री जिंदल जो है 5वें स्थान पे हैं। बस ये देखना है, आगे चलना है। लिस्ट पड़ी है लेकिन इसका कोई मतलब नहीं कि पहले पूछा जाता है, यह भारतीय पूछा जाएगा। भारतीय जो सावित्री जिंदल हैं उनके पास 40,000 करोड़ की जो है डॉलर की प्रॉपर्टी है, और JSW देके दिखा इसमें। और फ्रेंको बेंटर जो है, जो लोरियस की हैं, उनके पास 8950 है। उसके बाद फिर करंट ये बन के आया कि SGVN, NHPC, रेलटेल और SECL को जो है नवरत्न कंपनी का दर्जा मिल गया। ठीक है, तो नवरत्न कंपनी का दर्जा इनको मिल गया, मतलब कुछ एक फंड अपना ये कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो संस्थाएं दी हुई हैं, जैसे SGVN है, NHPC है, रेलटेल है, इनके बारे में हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए, इनकी स्थापना कब हुई थी, क्योंकि इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में। इस करंट अफेयर का कोई लेना देना नहीं। टोटल नवरत्न कंपनियाँ कितनी हैं, नवरत्न स्कीम क्या होती है, उसमें क्या फ़ायदा होता है, और ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देश का 21वां PSU है जिसे नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। ठीक है, कौन सा? ये तो इरेडा के बारे में दिया हुआ है, 21वां PSU था। देखिए सेकी क्या है, भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड है। ठीक है, ये 23वीं है। रेलटेल को इन्होंने 22वीं बनाया हुआ है। ठीक है, 2000 स्थापित में कंपनी थी, 22वीं है। और जो 21वीं है वो है आपकी SJVN। ठीक है, इसमें जो लिखा हुआ है नवरत्न कंपनी का दर्जा अप्रैल 2024 में इरेडा को भी 6 साथ में मिला था बस। उसके बाद NHPC देख लीजिए, सॉरी ये रहा वो, अच्छा इरेडा के बारे में दिया हुआ है। ये है सेकी, सौर भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड, 2011 में इसकी स्थापना हुई थी। ये फिर उसके बाद NHPC है, इसको 24वीं नवरत्न कंपनी के रूप में मान्यता मिली थी और ये 1975 में स्थापित थी। SJVN है, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड,
इसको 26वां है और ये जो है कब स्थापित हुआ था? यहाँ साफ लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, उसमें साफ ही नहीं दिख रहा था ना, उसमें साफ नहीं दिख रहा था, काट देते हैं इसको, ये साफ स्कैन किया हुआ है, ठीक है। देखिए जो है SJVN NHP से रेलटेल और सेकी को मिला था नवरत्न का दर्जा, ठीक है। इसके पहले मिला था MDL को, मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड को मिला था, ठीक है। और 21वां PSU था जिसे नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला था। 2024 के अप्रैल में इरेडा को भी नवरत्न का दर्जा मिल गया था, तो ये 20वां रहा होगा। फिर देखिए अब ये 22वीं कंपनी कौन सी रेलटेल को मिला है? रेलटेल को मिला है, ये जो है 2000 में स्थापित हुई थी और ये रेलवे का ही है, तो सेंट्रल पब्लिक इंटरप्राइजेस है। फिर भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड, मैंने बताया ना इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, कब स्थापना हुई थी और क्या चीज़ है, तो 2011 में स्थापना हुई थी और सौर ऊर्जा से रिलेटेड काम करता है, ये सरकारी कंपनी है, इसको मिला है। फिर 24वीं जो मिली है वो NHPC है। NHPC जो है इसकी स्थापना 1975 में, तो पुरानी कंपनी है। फिर SJVN है, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, इसको जो है 25वें कंपनी का दर्जा मिला हुआ है, ठीक है, 25वीं का मिला हुआ है और इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, ठीक है। तो इनको जो नवरत्न कंपनी होती है इनको फ़ायदा ये होता है कि नवरत्न कंपनी के रूप में जो भी कंपनी होती है सरकार की मंजूरी लिए बिना 1000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट खुद से कर सकती है, ये होता है। तो ये एक दृष्टि है, इसमें देख सकते हैं कौन कौन सी कंपनियां हैं। अभी तक 25 कंपनी हो चुकी हैं नवरत्न में। SJVN है, NHPC है, सेकी है, रेलटेल है, MDL है, इरेडा है, CWC को मिल चुका है, हुडको को मिला है, इरकॉन को मिला है, नेफिल को मिल चुका है, राइट्स को मिल चुका है, ONGC विदेश लिमिटेड को मिला है, शिपिंग कॉरपोरेशन को मिला है, रेल विकास निगम लिमिटेड को मिला है, NMDC को मिला है, नाल्को को मिला है, NBCC को मिला है, MTNL को मिला हुआ है, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर को भी मिला है, राष्ट्रीय इस्पात लिमिटेड को मिला है, नवेली जो लिग्नाइट कॉर्पोरेशन उसको मिला है, HL को मिला हुआ है चौथे नंबर पे, और और भारत इलेक्ट्रॉनिक को मिला हुआ है तीसरे नंबर पे, कंटेनर कॉन्कर को दूसरे नंबर पे और पहले नंबर पे EIL को मिला था। ये सारी हैं, कुछ कंपनियां भारत में निकल जाती तो फिर लिस्ट खाली होती रहती। आगे देख लीजिए 2024 की पहली छमाही में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था, ये कोई काम का नहीं है। आगे देख लेते हैं डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी मिल गई, तो मोदी जी के अध्यक्षता में 2 सितंबर 2024 को बैठक हुई थी, उसमें डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दे दी गई है, जिसके 2 आधारभूत स्तंभ हैं। पहला कृषि स्टैक है जिसके अंतर्गत रजिस्ट्री, भूमि नाप रजिस्ट्री, फसल की बुवाई रजिस्ट्री शामिल। दूसरा कृषि के निर्णय सहायता प्रणाली है जिसके तहत लैंडस्कोपिक डाटा और जो आपका सूखा बाढ़ निगरानी, मौसम उपग्रह डाटा, भूजल जल उपलब्धता, फसल बीमा के लिए मॉडलिंग जो भी शामिल है, सारा मॉडल बनेगा। 2025-26 तक पूरे देश में ये लागू किया जाएगा और मिशन के तहत 1,42,000 करोड़ हेक्टेयर की भूमि जो होगी उसकी मिट्टी की प्रोफाइल और इसका जो होगा मानचित्रण करने की परिकल्पना इसमें की गई है, ठीक है। अब देखो एक ये भी रिपोर्ट आई, ये भी करंट अफेयर का थोड़ा सा क्वेश्चन बन सकता है। इसमें कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में देश में रेलवे शीर्ष पर है। CBC द्वारा सितंबर 2024 के प्रथम सप्ताह में एक रिपोर्ट जारी की गई। वर्ष 2023 में उसने विभागों, अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के लिए जो शिकायतें मिली थी उसकी जांच करी है। उसमें उन्होंने देखा कि रेलवे के कर्मचारियों के खिलाफ ज़्यादा थी, 14% तक के लिए रेलवे के खिलाफ थी। उसके बाद दिल्ली की स्थानिक निकाय जो थे इनके मामले दूसरे स्थान पर हैं, 7665 शिकायतें उनको मिली हैं इसके लिए। ये भी 2025-24 की पहली तिमाही है, किसी काम का नहीं है, बहुत ज़्यादा पुराना हो गया ना। अगर आएगा तो करंट का ही आएगा, इस साल का आएगा, उस नए वाले से तय करेंगे। अब देखिए करंट अफेयर क्या है, ये प्रधानमंत्री द्वारा 109 नई फसलें की किस्मों का अनावरण किया था। इसमें केवल हमें वो याद करना है कि ये जो फसल किस चीज़ के लिए है, बस जैसे पूसा 1801 जो है आयरन और जिंक की भरपूर बाजरा किस्म है जिसमें बाल कुपोषण से निपटने के लिए विकसित किया गया इसे, ठीक है। मतलब 109 नई फसलों का अनावरण किया है, इनमें से देखिए कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे इसको मिलान के लिए पूछेंगे समीक्षा अधिकारी वाले पेपर में।
पूसा 2002 क्या है, ये भी बाजरा की किस्म 70 दिन में पक जाती है, जलवायु लचीलापन को बढ़ावा देती है। किरनार 6 क्या है, ये मूंगफली की एक किस्म है, उच्च तेल सामग्री वाली। नंदयाल 1267 क्या है, यांत्रिक कटाई के लिए उपयुक्त चना की किस्म है, मशीन से जो काटा जा सकता है। ठीक है। 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर की परियोजना है, इसमें से कोई खास क्वेश्चन बन नहीं सकता। हाँ, ये देख सकते हैं कि कौन से कॉरिडोर की लंबाई कितनी है। तो आगरा ग्वालियर हाई स्पीड कॉरिडोर 6 लेन 88 किलोमीटर की, खड़गपुर मोरग्राम हाई स्पीड कॉरिडोर 231 किलोमीटर की, और 214 की तरह दिशा मेहसाना अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर 6 लेन वाली 214 किलोमीटर की। बस इसमें कोई खास क्वेश्चन इसमें नहीं बन सकता। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार। हाँ, इसमें क्वेश्चन बन सकता है। उड्डयन क्षेत्र में पिछले एक दशक में मजबूत वृद्धि कर अब जो है भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। ठीक है, बन गया है। कैसे बना है, क्या डाटा आया था इसके हिसाब से देख लो। 10 वर्ष पहले 80 लाख सीट के साथ दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार था। अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, इंडोनेशिया। पहले नंबर पे जो अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चीन था, तीसरे नंबर पर ब्राज़ील था, इस तरह से सीरियल था। वर्तमान समय में पहले और दूसरे स्थान पर अमेरिका और चीन है, और तीसरे स्थान पर भारत है। तो भारत ने किस किस को पछाड़ा भी दिया है, देखो। इंडोनेशिया को हटा दिया, ब्राज़ील को हटा दिया। इसका अब डाटा किसने दिया है, तो OAG एक फर्म है, ऑफिशियल एयरलाइन गाइड 2024 में आंकड़ा प्रस्तुत किया, और 2024 में भारत को जो है तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन मार्केट बोल दिया इन्होंने। चलो आगे देखते हैं। ये करंट अफेयर, ये भी RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का सम्मान मिला है। इसे किसने दिया, ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा लगातार दूसरे साल ये दिया हुआ है। ठीक, किसको मिला हुआ, शक्तिदास को मिला, जो RBI के गवर्नर थे, इनको मिला हुआ है। इंडिया फर्स्ट लाइफ गिफ्ट सिटी गुजरात में परिचालन शुरू करने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी। तो इंडिया फर्स्ट जो है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो है, इंडिया फर्स्ट लाइफ, ये गिफ्ट सिटी में पहली इंश्योरेंस कंपनी है जिसने अपना वर्किंग चालू किया, जीवन बीमा कंपनी है। ये भी करंट अफेयर है, तो इतना कोई खास नहीं, बैंक एग्जाम में पूछा जा सकता है। LIC ने भारत सरकार को 3662 का एक जो है डिविडेंड चेक सौंपा है। तो चलो, इनका इन्वेस्टमेंट है, इनको दिया हुआ है, तो ये 3600 LIC एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी अदर एग्जाम में तो उसका कोई वैल्यू है नहीं। आगे देख लेते हैं। एक कोई ये देखिए, भारत 2023 में वैश्विक निर्यात में 8वें स्थान पर, किस चीज़ के निर्यात में, देख लेते हैं। भारत ने 2023 में कृषि उत्पादों के दुनिया के 8वें सबसे बड़े निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति बनाई। 2022 में कृषि निर्यात जहां $55 बिलियन का था, वहीं 2023 में घटकर $51 बिलियन हो गया। यह स्थिरता शीर्ष 10 निर्यातकों में से 7 में से कृषि निर्यात में सामान्य कमी के बीच में आई है। तो ये डाटा दिया था WTO द्वारा 31 जुलाई 2024 को, व्यापार सांख्यिकी 2023 की रिपोर्ट में बताया था। शीर्ष 10 में केवल 3 देश ब्राज़ील, EU और थाईलैंड ने 2023 में अपने कृषि निर्यात में वृद्धि करी है। ठीक है, तो यही है वैश्विक निर्यात जो WTO ने दिया, उसमें 8वें स्थान पर भारत की स्थिति। बस इतने करंट अफेयर्स में, कुछ नहीं है। ज़्यादा डाटा पढ़ने कोई फ़ायदा नहीं बनना, पंडित नहीं बनना इसमें। कि आपको पूरा डाटा होना चाहिए, बस काम की चीज़ें आनी चाहिए बस। देखिए, प्रोजेक्ट नेक्सस है, किसका है वो। प्रोजेक्ट नेक्सस जो है वो RBI का है। यहाँ पे ये बना हुआ है ना कि RBI हाल ही में प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हो गया है, जो लोगों के लिए सीमाओं के पार तुरंत पैसे भेजने को सरल बनाने के लिए विश्वव्यापी प्रयास है। अच्छा, ये सॉरी, RBI इसमें शामिल हो चुका है प्रोजेक्ट नेक्सस में। ये फास्ट पेमेंट सिस्टम है जिसमें सभी देश के लोग एक साथ जुड़ सकते हैं ना। इस योजना में UPI भारत का जो है मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड के APS से जुड़ेगा। यह सब इस परियोजना का ही हिस्सा है। और BIS इनोवेशन हब ने अंतर्राष्ट्रीय भुगतान को कम करने का नया तरीका लाने के लिए प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत की थी। तो की किसने थी इसको, BIS ने की थी। ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो बैंक का है, उसने उसके इनोवेशन हब ने इसको शुरुआत किया हुआ है। तो इंटरनेशनल पेमेंट जल्दी हो जाए इसके लिए।
सेबी ने निवेशकों के लिए एआई चैटबॉट सेवा लॉन्च किया। तो सेवा किसने लॉन्च किया? सेबी ने किया है। वो इन्वेस्टर्स के लिए किया हुआ है, चैटबॉट है। बस इससे याद करा है, सेवा सेबी का वर्चुअल असिस्टेंट है। अब देखिए फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची आई है, इसमें जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज को 86वां स्थान मिला। ये इतना पढ़ना है बस, ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। अब भारत का जो LIC है उसको 95वीं पोजीशन है, और IOC है उसको 116वां है। तो पहले से 2 अंक सुधार हुआ है। 2023 में 88 स्थान पर था रिलायंस। वैश्विक 5 में सबसे बड़ी कंपनी है वालमार्ट, फिर अमेजन, फिर स्टेट ग्रिड है। वालमार्ट सबसे बड़ी कंपनी में आ रही है। BEE ने अपना एक रिपोर्ट जारी किया था, उसमें उन्होंने बताया कि कर्नाटक जो है सर्वाधिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के साथ शीर्ष स्थान पर है। तो इसमें यूपी के देखो, यूपी कौन से स्थान पर है? यूपी तीसरे स्थान पर। कर्नाटक के बाद सूची महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, यूपी है तीसरे स्थान पर। यूपी याद कर लीजिए, तीसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर कर्नाटक। देखिए मनी और एथर एनर्जी यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। अब यहाँ पे हमें पता होना चाहिए यूनिकॉर्न किसे कहते हैं ना। यूनिकॉर्न कंपनी कौन कौन सी है, यूनिकॉर्न होने के लिए क्या है? तो यूनिकॉर्न बड़ी कंपनी को बोलते हैं। तो ये दिया हुआ यूनिकॉर्न एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी होती है जिसका जो मूल्य होता है $1 बिलियन, उससे अधिक हो जाएगा तो हम यूनिकॉर्न बोलते हैं। भारत में भी 106 यूनिकॉर्न है। कई बार ये पूछा जा सकता है कि यूनिकॉर्न क्या होता है। तो यूनिकॉर्न निजी स्वामित्व वाली कंपनी होती है जिसका जो मूल्य होता है वो $1 बिलियन से अधिक होता है। ठीक है। तो मनी व्यू जो है, मनी व्यू और एथर एनर्जी दोनों यूनिकॉर्न कंपनी अभी बनी थी सितंबर 2024 में। हुरून इंडिया की रिच लिस्ट जारी हुई है। हुरून इंडिया जो है उसने 29 उद्योगों से जुड़े 42 शहरों के 1334 अमीरों की स्थिति पूरी दुनिया की नहीं, हुरून इंडिया की रिच लिस्ट जारी करी है। उसमें जो है इंडिया के अमीर लोगों की लिस्ट है ना, इसका इंटरनेशनल लिस्ट भी आता है। तो हुरून इंडिया की रिच लिस्ट में पहले नंबर पे गौतम अदानी को बनाया था, दूसरे नंबर पे मुकेश अंबानी को, तीसरे नंबर पर जो SCL परिवार वाले हैं शिव नडर उनको बनाया हुआ। बस ये 3 चीज़ें आपको याद करनी इधर बस। गौतम अदानी जो है इनको पहले नंबर पे, मुकेश अंबानी दूसरे, शिव नडर परिवार तीसरे नंबर पे है। बस आगे देख लेते हैं अगला करंट अफेयर कौन सा है। महिलाओं में जोहो की राधा बेम्बू टॉप पे है। सबसे ज़्यादा में महाराष्ट्र है, 470 है वहाँ पे। हरियाणा पहला राज्य जिसने अपने हर एक फसलों पर MSP देने का जो है वादा किया है। तो ये भी करंट अफेयर है, बस इसमें इतना ही है। हाँ, एक रिपोर्ट आई हुई है विश्व जनसंख्या संभावना 2024 की रिपोर्ट। इसमें ये बताया जा रहा है कि 2060 तक इंडिया की पॉपुलेशन 1.7 बिलियन हो जाएगी, और इसके बाद फिर इसमें 12% की गिरावट आएगी। लेकिन 21वीं सदी में 150 करोड़ जनसंख्या के साथ दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश होगा। तो कथन के रूप में पूछा जा सकता है, इसमें प्रश्न बनाया जा सकता है, बस सब कुछ नहीं इसमें, इसी पे प्रश्न बनाया जा सकता है बस। अब देखिए अगला करंट अफेयर में है आपका प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024। इसमें क्या है? तो इसको जारी करा है नाइट फ्रैंक ने। नाइट फ्रैंक जो है वो रियल एस्टेट सलाहकार है, और इसने जून तिमाही में आवास की कीमतों में वार्षिक वृद्धि के मामले पर बताया कि भारतीय शहर मुंबई और दिल्ली वैश्विक स्तर पर क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं ग्लोबल सिटीज़ में महंगाई के आधार पर। ठीक है।
और फिलीपींस का जो मनीला है वो पहले स्थान पे है। मनीला है जिसमें परिवर्तन हुए हैं 26%, मुंबई में 13% और दिल्ली में 10.6% हुआ है। इतने देख लेते हैं। एसडीजी भारत सूचकांक 2023-24 जारी किया गया, चौथा था ये, 12 जुलाई 2024 को। इसमें भी करंट को फिर क्वेश्चन बन सकते हैं, इस जो सोशल डेवलपमेंट वाला पोर्शन उससे बन सकते हैं ना, तो ये जानकारी होनी चाहिए, ये पूरा देखेंगे। तो ये जो सूचकांक था पहली बार 2018 में जारी किया गया था, 2018 में पहली बार जारी किया गया था। इसमें यूएन के 17 विकास जो लक्ष्य हैं, सतत विकास लक्ष्य, उसके 16 के संदर्भ में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदर्शन को 0 से 100 के रूप में मापा जाता है। यदि कोई राज्य केंद्र शासित प्रदेश 100 प्राप्त कर लेते हैं तो 100% तक उसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। यह जो भी सूचकांक है ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय संकेतक की संरचना एनआईएफ से जुड़े 113 संकेतकों के आधार पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राष्ट्रीय प्रगति का मूल्यांकन करता है। इसके अनुसार भारत का समग्र स्कोर 18 में 57 से बढ़कर 20-21 में 66 हो गया, 23-24 में 71 हो गया और राज्यों के लिए एसडीजी स्कोर वर्ष 2023-24 में 57 से 79 तक है। अभी नए प्रवेशक जो राज्य आए हैं उसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव के साथ 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अग्रणी श्रेणी में शामिल हैं। एसडीजी भारत सूचकांक जो है इसके अनुसार 2018 और 23-24 के बीच तेजी से बढ़ने वाला राज्य उत्तर प्रदेश स्कोर में 25वीं अंक वृद्धि के साथ रहा है और 23-24 में उत्तर प्रदेश 67 स्कोर जो है इसके साथ परफार्मर से फ्रंट रनर की श्रेणी में पहुंचा। इसके बाद जम्मू कश्मीर है 21 नंबर पे और उत्तराखंड 12 है। और इस सूचकांक में उत्तराखंड और केरल को संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें शामिल अग्रणी केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ का स्कोर जो है 77 है। 18 और 23 के बीच में तो उत्तर प्रदेश जो है वो उसमें 25 अंकों की वृद्धि हुई थी ना, ये बता रहा है ये। और ये जो था परफॉर्मर से फ्रंट रनर में आ गया है। उसके बाद जम्मू कश्मीर उत्तराखंड है। और शीर्ष स्थान जो है अभी संयुक्त श्रेणी वाली बात करें तो उत्तराखंड और केरल को मिला हुआ है। ठीक है, इस वाले में सबसे बुरा प्रदर्शन करने में बिहार है। सूचकांक वर्गीकरण का जो आधार है उसमें इसके जो आधार है वो 4 है। लक्ष्य प्राप्त करता जो है वो 100 स्कोर लाता है, अग्रणी जो लाता है 65 से 99 लाता है, फ्रंट रनर जिसे बोलते हैं। परफॉर्मर में 50 से 65 है और 49 तक वालों को आकांक्षी बोलते हैं। तो बिहार आकांक्षी में है और यूपी अभी फ्रंट रनर में चला गया है। और जो चौथा रैंक है उसमें कोई नहीं है। तो राज्य का सूचकांक में कोई भी राज्य लक्ष्य प्राप्त करता किस श्रेणी में सम्मिलित नहीं है, तो ये तो फिक्स, ये पता ही है। अभी तो विकसित होने में बहुत टाइम है इंडिया को ना। और इन लक्ष्यों में भारत ने लक्ष्य 1, लक्ष्य 6 और लक्ष्य 7, लक्ष्य 13 और लक्ष्य जो है 15 इसमें उल्लेखनीय प्रगति की। तो एसडीजी के जो लक्ष्य हैं आपको याद होने चाहिए। तो पहला लक्ष्य जो है इसमें 17 होते, 17 में से इसमें 16 दिए हुए हैं ना, 16 में रैंकिंग बनाते हैं। तो एसडीजी जो 1 है उसका मतलब है गरीबी उन्मूलन, कई बार मिलान के लिए आता है। एसडीजी तो 2 नंबर उसमें भूख से मुक्ति। एसडीजी 3 में उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली। एसडीजी 4 में दिया हुआ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। एसडीजी 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंगिक समानता। एसडीजी 6 है उसमें स्वच्छ जल और स्वच्छता। एसडीजी 7 में वाहिनी और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में दिया है। एसडीजी 8 उत्कृष्ट आर्थिक विकास है।
एटीजी 9 उद्योग नवाचार और आपका बुनियादी सुविधाएं हैं। एटीजी 10 असमानता में कमी, ये इम्पोर्टेंट है। एसडीजी 11 में संवहनीय शहर और समुदाय के बारे में दिया गया है। और 12 में जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन के बारे में है। 2000 एसडीजी 13 में जलवायु के लिए अनुकूल कार्यवाही के बारे में दिया गया है। एसडीजी 15 जो है, 14 हटा दिए गए ना, तो 15 में दिया गया है भूमि पर जीवन, और 16 में है शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं। तो ये एसडीजी हैं जिनके आपको याद करने हैं, कौन कौन से एसडीजी का जो है कौन कौन सा लक्ष्य है। जैसे पहला का जब भी पूछा जाए तो गरीबी उन्मूलन है, दूसरा भूख से मुक्ति, तीसरा उत्तम स्वास्थ्य है। तो ये तो याद ही हो जाएगा। चौथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पांचवा लैंगिक समानता है। मतलब रोटी कपड़ा मकान के बाद आप जो है हेल्थ देखते हो, फिर शिक्षा देखते हो, फिर लैंगिक समानता देखते हो। एसडीजी 5 तक ऐसे हो जाएगा। फिर 6 में स्वच्छ जल और स्वच्छता है। एसडीजी 7 में वाहनी और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में दिया हुआ है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। एग्रीसोर फंड चालू किया किसने? कृषि मंत्रालय ने शुरू किया हुआ है। कृषि स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए दिया हुआ है। इसके अंतर्गत जो है ये लोग 750 करोड़ रुपए के फंड का उद्देश्य भारत सरकार, नाबार्ड और निजी निवेशकों के योगदान से प्रौद्योगिकी संचालित किसी स्टार्टअप की और ग्रामीण उद्यमों को बढ़ाना है। मतलब ये नाबार्ड जो 750 करोड़ रुपए से इस फंड का उद्देश्य शुरू कर रहा है। और इस फंड में कृषि मंत्रालय, भारत सरकार 250 करोड़ रुपए का योगदान देगी और नाबार्ड 250 करोड़ रुपए का मदद करेगा। और जो अगला 250 करोड़ बैंकों से लिया जाएगा। फंड की जो अवधि एग्रीसोर फंड की वो है 10 वर्ष की। ठीक है। एग्रीसोर फंड का जो मैनेजमेंट करेगा वो नाबार्ड करेगा। नाबार्ड भी बैंक है ना एग्रीकल्चर रिलेटेड। महिलाओं किसी निबंध इसके ऊपर, वैसे इस निबंध वगैरह में डाटा लिखने लायक है ये। करंट में तो ऐसे नहीं पूछा जाएगा ये, लेकिन ये मेंस वगैरह में आ सकता है। महिलाओं की स्थिति पर सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट आई थी। जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था में भागीदारी जैसे विषयों पर देश में महिलाओं और पुरुषों की स्थिति पर एक रिपोर्ट भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय ने अगस्त 2024 में जारी करी थी। इसका शीर्षक इन्होंने यही बनाया था, पुरुष और महिला 2023। और इसमें उन्होंने डाटा दिया था। तो 2036 तक भारत की कुल जनसंख्या जो होगी वो 152.2 करोड़ हो जाएगी, संभावना है। और महिलाओं का जो अनुपात 2011 में 48.5 था, वो केवल जो है 48.8 तक ही हो पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। और रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो फर्टिलिटी है उसमें गिरावट के कारण 15 वर्ष से कम उम्र की जनसंख्या का अनुपात जहां इस अवधि में घटेगा, वहीं 60 वर्ष से अधिक उम्र की जो जनसंख्या है उनका अनुपात बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मृत्यु दर कम हो रही है। लिंगानुपात में सुधार हो रहा है। 2036 तक देश में लिंगानुपात 952 प्रति हजार पुरुष होने की संभावना, मतलब 952 स्त्रियां प्रति हजार पुरुष के होने की संभावना मंत्रालय बता रहा है। अभी 2011 में 943 थे। जीवन व्यवस्थित होने के बाद परिवार के विस्तार की प्रवृत्ति होगी फिर से। ठीक है, ये उन्होंने कहा इसमें। और क्या कहा है? साक्षरता के साथ प्रजननता में गिरावट होगी। जैसे साक्षरता बढ़ेगा प्रजननता दर जो होगी वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, ये बताया गया। लड़कों और लड़कियों के मामले में शिशु मृत्यु दर के अंतर जो है वो घटेंगे। शिशु मृत्यु दर विगत वर्षों में पुरुष और महिला दोनों ही मामलों में घट रहे हैं तथा फीमेल इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट मेल रेट की तुलना में ज़्यादा ही अधिक है। तो 5 वर्ष, दूसरा है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर जो होगी वो 43 से घट के 3 रह जाएगी। ठीक है, ये बता रहे 2015 में 43 था और 2020 में 3 रह गया है। ये भी घटेगा। और मृत्यु दर में प्रभावी गिरावट इसमें भी आ रही है। मतलब एक हेल्थ का इशू जो सही हो रहा है, ये बोल सकते हैं। निबंध में हम डाटा लिख सकते हैं। महिलाओं के मामले में श्रम बल भागीदारी में वृद्धि पुरुषों से अधिक है। हाँ, श्रम बल में भी भागीदारी बढ़ रही है। तो 15 वर्ष से उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए श्रम बल भागीदारी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR है
17-18 के पश्चात पुरुषों और महिला दोनों ही मामलों में वृद्धि होती जा रही, लगातार लोग काम कर रहे हैं। भारत के सबसे अमीर और गरीब राज्य, ये देखो कौन सा है, बस नाम लिखना है अपने को। रिपोर्ट जारी किया था इसको आर्थिक सलाहकार परिषद जो है प्रधानमंत्री को उन्होंने जारी किया था। उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है, आर्थिक असमानता के बारे में बताया है। इसके अनुसार जो है दक्षिणी राज्य जो है जैसे कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु जीडीपी के प्रमुख योगदाता उभरे हैं और 30% योगदान इन्होंने दिया हुआ है। और उदारीकरण के पश्चात वृद्धि में तेजी आई है, साथ ही प्रौद्योगिकी एवं उद्योग जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्र उनमें वृद्धि हुई है। पश्चिम बंगाल का सकल घरेलू उत्पाद में निराशाजनक रहा क्योंकि ये घट के 5.5% रह गया। ठीक है, तो जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान जो है साउथ इंडियन राज्यों का ही हो रहा है। लेकिन शीर्ष जिस नहीं, साउथ इंडियन राज्य में तो पूरा एरिया जो है वो कवर कर रहा है, 30% तक दे रहा है। लेकिन अगर इंडिविजुअल राज्य की बात करें तो 13.3% के साथ में जीडीपी में पहले स्थान पर वो है महाराष्ट्र। तो यही क्वेश्चन आ सकता है, जीडीपी के शीर्ष हिस्सेदारी में पहला राज्य जो है महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात है। उसमें मैं बताया गया कि प्रति व्यक्ति आय में भी यही चीज़ें दिल्ली, तेलंगाना, कर्नाटक, हरियाणा में 23-24 में प्रति व्यक्ति की सापेक्ष आय सबसे अधिक होगी और दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत की तुलना में 250% वैसे भी अधिक है। गुजरात और महाराष्ट्र जो है उनकी जो है राष्ट्रीय औसत का 160.7% है, महाराष्ट्र का 105.50.7%। उड़ीसा में जो बता रहा है वो प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय सुधार हुए हैं, 88.5% सुधार हुए हैं। वहीं पंजाब की बात करें तो उनकी 91 के बाद आर्थिक विकास में स्थिरता देखी गई है। प्रति व्यक्ति आय में राष्ट्रीय औसत की तुलना में 106% तक की कमी आई है। हरियाणा में वृद्धि हुई है। तो 2000 भारत के जो 5 सर्वाधिक धनी राज्य इस रिपोर्ट के अनुसार है वो दिल्ली है, तेलंगाना, कर्नाटक, हरियाणा और तमिलनाडु। और उत्तर प्रदेश और बिहार की स्थिति बात करें तो इनका कोऑर्डिनेशन तो बना हुआ है, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इनका जो योगदान है यूपी का 9.5% है और बिहार का 4.3% है, ज़्यादा है ही नहीं। तो सबसे गरीब राज्य की बात करें तो बिहार है, फिर झारखंड है, फिर उत्तर प्रदेश है इस रिपोर्ट के अनुसार। एमएसपी जो पैडी की आई थी कितनी आई थी, तो धान की जो पैडी है उसकी आई थी 2300 रुपये, इस साल 170 रुपये की मिलती है। ग्रेड ए धान की 2320 है, 170 रुपये इसमें बढ़ा हुआ है। सोयाबीन की 4892 रुपये है। और तिल में सबसे ज़्यादा बढ़ा था, नहीं तिल में नहीं बढ़ा हुआ, राम तिल में बढ़ा है सबसे ज़्यादा, 983 रुपये, 8770 रुपये हो गया। इसके बाद है करंट अफेयर में कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 जारी किया विश्व बैंक ने और S&P ग्लोबल मार्केट जो है इंटेलिजेंस ने। ठीक है, बंदरगाह जो होते हैं उनको जो है इस यहाँ पर रैंकिंग दी जाती है। तो भारत के 9 बंदरगाहों को वैश्विक शीर्ष 100 में स्थान मिल चुका है। पहले स्थान पर कौन हो, याद करना पड़ेगा। तो इसमें जो है पहले स्थान पर है चीन का यंगशान बंदरगाह और ओमान का सरल्ला बंदरगाह शीर्ष 2 हैं। इसके अलावा कार्टाजेना बंदरगाह तीसरे स्थान पर और टैंजियर मेडिटेरियन चौथे स्थान पर है। भारत का विशाखापत्तनम जो है 19वें स्थान पर रहते हुए दुनिया के शीर्ष 20 बंदरगाहों में शामिल है। मुंदर बंदरगाह 27वें स्थान पर है, मुंद्रा बंदरगाह। भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट जो हब कहाँ बना, बीजिंघम पोर्ट में बना हुआ है। ठीक है, अब होता क्या है, ये ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह एक प्रकार का पारगमन केंद्र है जहाँ पर एक जहाज से माल दूसरे
उसके अंतिम गंतव्य तक पहुँचने दूसरे जहाज में ट्रांसफर किया जाता है। ट्रांसशिपमेंट कहते ही हैं। विजिंगन पोर्ट है, यही है। ये क्वेश्चन बन सकता है, आरबीआई ने किस देश से जो है 100 टन सोना वापस मंगवाया हुआ है? ब्रिटेन से। ठीक है, बाकी डिटेल वीडियो में आप देख सकते हो, ऐसे ही पढ़ सकते हो। क्वेश्चन तो ये है, ग्लोबल का यूनिकॉर्न इंडेक्स, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 आया। इसे वही ह्यूरोन जो है आपका इंस्टीट्यूट ने प्रकाशित किया है। और यूनिकॉर्न की संख्या जो है 2017 के बाद पहली बार जो है यूनिकॉर्न की संख्या में गिरावट आई है। इसमें इन्होंने बताया कौन से देश में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न है अभी। रिपोर्ट के अनुसार यूएसए और चीन के बाद भारत तीसरा जो है यूनिकॉर्न का सबसे बड़ा केंद्र है। चौथे स्थान पर ब्रिटेन है। तो भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है। 703 यूनिकॉर्न के साथ अमेरिका शीर्ष स्थान पर है, जबकि 340 के साथ चीन जो है दूसरे स्थान पर है। और भारत में कमी है। भारत में जो है वो 67 यूनिकॉर्न थे। और वैसे अभी 109 यूनिकॉर्न है। भारत के अंदर 67 है ना, बाहर तो ज़्यादा है, बाहर कंपनी बनाई लोगों ने। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार भारत में 2.33 मिलियन जो हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र नष्ट हुआ है। ये कोई खास क्वेश्चन नहीं, देख रहे थे। तो BIS ने 2 मानक बनाए हैं नए, वो ईवी वाहनों के लिए हैं। ISI 8590/2024 और ISI 8606/2024। ये मानक जो हैं L, M और N ट्रक श्रेणियों के इलेक्ट्रिक वाहन पर लागू होंगे। 2 पहिया वाहन L होगा, लो होगा, मीडियम एच 4 पहिया होगा 4, और N में माल ट्रक होगा। ठीक है, मानकों के बाद BIS के पास ईवी और उसके सहायक उपकरण जिनमें चार्जिंग सिस्टम शामिल है के लिए समर्पित 30 भारतीय मानक हैं। ये FDI पर UNCTAD ने अपनी रिपोर्ट जारी करी, यूनिफाइड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। उन्होंने बताया कि 2023 में जो भारत है FDI के मामले में वैश्विक स्तर पर 15 स्थान पर आ गया। मतलब FDI जो अपने यहाँ आ रही है 15 स्थान पर है, भारत कम आ रही है। और अमेरिका जो है पहले स्थान पर है, और ब्राज़ील को 5वां स्थान मिला। ग्लोबल सिटी इंडेक्स रिपोर्ट आया, इसको जारी किसने किया है? इकोनॉमिक्स ने जारी किया है। ठीक है, न्यूयॉर्क शहर USA 2024 का वैश्विक शहर सूचकांक में शीर्ष पर, इसमें न्यूयॉर्क शहर, इसके बाद लंदन है, फिर सेंट जॉन्स है। इसके क्वेश्चन में केवल ये पूछा जाएगा सबसे बड़ा शहर, पहला शहर कौन सा है, और दिल्ली कौन से नंबर पे है। दिल्ली 350वें नंबर पे है। और जो पहले शहर पे है वो न्यूयॉर्क का, जो USA का न्यूयॉर्क है। दूसरे नंबर पे UK का लंदन है। तो इसका समग्र प्राप्तांक देख लीजिए, बराबर ही है। और 100 प्राप्तांक न्यूयॉर्क का है, 99.4 लंदन का है, सैन होजे USA में ही है, 98.5 है। भारत के जो शहर है उसमें है आपका जो है दिल्ली 350 रैंक पे है। वैश्विक शहर सूचकांक 2024 उत्तर प्रदेश का जो सुल्तानपुर शहर है उसको 1000वां स्थान मिल गया है। ठीक है, UNDP की फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट, ये रिपोर्ट वो जारी करते हैं। UNDP ने भी जारी की अपनी रिपोर्ट 28 मार्च 2024 को। इसमें फूड वेस्टेज के ऊपर एक इंडेक्स बनाया। 83 मिलियन लोगों को भूख से लड़ रही है। ये चीज़ ने बताया कि 83 लाख लोग ऐसे हैं जो भूख से लड़ रहे हैं। 2022 में इन्होंने बताया कि विश्व भर में 1.05 बिलियन टन खाना बर्बाद किया गया। और इससे खाने की बर्बादी में अमीर और गरीब देश कोई भी पीछे नहीं, सभी खाना खराब कर रहे हैं। इसमें एक चीज़ और बताई गई कि गांव के लोगों की तुलना में शहरी लोग ज़्यादा खाना बर्बाद करके, गांव के लोग जो खाना बचता है उसको अपने जानवरों को खिला देते हैं। छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखा गया है। बाकी इसमें तो कुछ नहीं है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें बनते हैं, लेकिन इसमें है नहीं कुछ। इसमें ये बताया कि भारत में भोजन की बर्बादी
शहरों की तुलना में गाँव में कम है। सबसे ज़्यादा ख़राब करने वाला जो देश है वो मालदीव है, फिर पाकिस्तान है, फिर अफ़गानिस्तान। एक्चुअल में ये भी निबंध में दिया जा सकता है, अगर जैसे कृषि से रिलेटेड निबंध आएगा उसमें हम दिखा सकते हैं कि जिन जो देश हैं, जो गरीब देश हैं, जिनके पास स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे ये जो भोजन है बर्बाद होता ही है। जैसे देखिए मालदीव हो गया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान है, तो ये 3 देश लगातार ऐसे ही हैं जहाँ पे फूड की ज़्यादा बर्बादी हो रही है। और इसका मेन रीज़न है कि इनके पास पैसा कम है, और इनके पास जो संस्थाएं हैं, जो एक मानक होता है टेक्नोलॉजी, वो थोड़ी सी कम है इनके पास में, तो ये लोग उतना इसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। टाइम का शीर्ष 100 प्रभावशाली कंपनियों की सूची जारी हुई। इसमें इसमें जो शीर्ष 100 थी उसमें भारत की जो कंपनी है वो रिलायंस इंडस्ट्री, सीरम इंस्टीट्यूट और टाटा ग्रुप को जगह मिली गई है। और इन्होंने इसको 5 श्रेणी में बांटा भी था: लीडर्स, डिस्रप्टर्स, इनोवेटर्स, टाइटन्स और पायनियर्स। तो पहले जो रिलायंस और टाटा ग्रुप को टाइटन श्रेणी में स्थान मिला हुआ है, जबकि सीरम इंस्टीट्यूट को पायनियर श्रेणी में मिला हुआ है। टाइम मैगजीन ने रिलायंस इंडस्ट्री को भारत के विकास रथ की उपमा भी दी थी। जियो प्लेटफॉर्म ने 2021 में इस सूची में जगह बना ली थी। तो वही कुल मिला के ये है कि रिलायंस का ही पूरा बोलबाला है इसमें। ठीक है, उसके बाद सीरम, फिर टाटा ग्रुप है। अरबपतियों की फोर्स ने फिर अरबपतियों की सूची जारी करी। उसमें उन्होंने बताया कि पूरे वैश्विक स्तर पर 2781 जो है अरबपति हैं। और ये 141 अधिक है पिछले साल से। और इसमें कौन कौन सा है भाई? अर्नाल्ट जी हैं फ्रांस के। LVMH इसका ब्रांड है इनका, LVMH। इसमें है ना प्रॉफिट ज़्यादा होता है। एलन मस्क है टेस्ला, स्पेस एक्स और ट्विटर के मालिक। उसके बाद जेफ बेजोस है, फिर मार्क जुकरबर्ग। तो अर्नाल्ड है, बर्नार्ड लाट फ्रांस के हैं, और अरबपति पहले हैं, इसमें नंबर 1 पे हैं। भारत के तो मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, शिवनाथ, सावित्री जिंदल, यही लोग हैं, 4-5 लोग। अगला एक करंट अफेयर्स में ब्रांड फाइनेंस 2024 की रिपोर्ट है। इसके अंतर्गत TCS और इन्फोसिस ने IT उद्योग में ब्रांड मूल्य को प्रभुत्व बनाए रखा हुआ है, इंडियन कंपनी जो है। और ओवरऑल कहा जाता है सेंचर है, फिर TCS है, फिर इन्फोसिस। तो पहले नंबर में US की सेंचरी है। ई स्वर्ण पूछा जाए क्या है, तो ये कारपोरेट क्रेडिट कार्ड है, और इसको जारी किया है इंडसइंड बैंक की तरफ से। ठीक है, और इसका प्रयोग कैसे होगा अभी देख लो। UPI को सपोर्ट करने वाले ऐप के साथ लिंक करके किया जा सकता है। ये कारपोरेट क्रेडिट कार्ड है। नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को मनाया जाता है। इस पर स्टार्टअप रैंकिंग 2022 और ऑन स्पॉट टू स्टार्टअप इकोसिस्टम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, और चौथे मतलब ये सारी चीज़ें हुई थी, अवार्ड्स मिले थे, इसमें सारा कुछ किया गया। और इसको किसने दिया? उद्योग मंत्रालय ने किया है। ये सारी चीज़ें इसमें हुई। 2022 की रिपोर्ट जारी करी गई 2024 में। स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु उभरते उद्यमियों के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने के लिए जो है श्रेणी ए में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरे हैं गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ठीक है। 20 श्रेणी में हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, 1 करोड़ से कम जनसंख्या में। और 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मूल्यांकन 5 श्रेणी में किया है इन्होंने।
ये रहा श्रेणी, देख लो 2022 की परिणाम की सूची है। ये श्रेणी ए जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है उसमें आपका गुजरात, कर्नाटक, केरल है, और हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु श्रेणी बी में है। वैसे शीर्ष प्रदर्शक जो है वो महाराष्ट्र है, उड़ीसा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, ये सारे राज्य जो हैं शीर्ष प्रदर्शक में। लीडर में है आंध्र प्रदेश और जो है असम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, नई दिल्ली भर्ती इकोसिस्टम में है। उत्तर प्रदेश लीडर श्रेणी में है। इसके गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा भी है, उत्तराखंड भी है। ये क्या है कि ये जो है आपका 1 करोड़ से कम जनसंख्या वाले में है। भारत के FATF के रेगुलर फॉलोअप देशों में समूह में शामिल हो गए। FATF मतलब इसके ऊपर भी, भारत के ऊपर भी निगाह रखा रहा। भारत भी अपने अर्थव्यवस्था में जो मनी लॉन्ड्रिंग ये सब चीज़ों को देखने के लिए, तो FATF की सूची में शामिल होना भारत 5वां G20 देश है, इटली, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन के बाद। इसमें ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट, इन्हांस फॉलोअप और रेगुलर फॉलोअप शामिल। इसमें रेगुलर फॉलोअप को सर्वश्रेष्ठ और ब्लैक लिस्ट जो है उसे निकृष्ट माना जाता है। तो ये जो है करंट अफेयर के जो इकोनॉमी वाला पोर्शन होता है ना, उसका वीडियो था ये। इकोनॉमी पोर्शन के करंट अफेयर का वीडियो था, जिसमें छोटी छोटी चीज़ें हमें देखने को मिली, छोटे छोटे टॉपिक देखने को मिले। ठीक है, इसी के साथ में ये वीडियो ख़त्म होता है। स्टे ट्यून विथ सक्सेस पाथ ऑनलाइन। अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम यूपी करंट अफेयर की जो समरी है उसको देखेंगे। और ऐसे ही आपको पढ़ना है। वीडियो का मतलब ये है कि आपको ऐसे देख के ऐसे पढ़ना है, ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वही पुट करनी है, बाकी नहीं करनी, सारा कुछ छोड़ के ना। ये चीज़ें हमें देखनी है और ऐसे तैयारी करनी है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और ख्याल रखिए, मस्त रहिए।